मैंने पहली बात तो मैं आपको एक कोट का डिस्क्रिप्शन दे दूं जो अपन मूवीज में देखते हैं ना, तो वो लाइफ का कोट और रियल लाइफ का कोट बहुत डिफरेंट होता है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज लॉयर बनने के पहले मैं भी वही सपने देखता था कि नहीं आज मूवी में ऐसा देखा ना तो ऐसा कोट रहेगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिला, उससे आपको नवाजा गया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं मेरी तरफ से भी और हमारे पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। और मुझे आपको जानने में बहुत ज़्यादा रुचि है, वो इसलिए कि आपने 2 किताबें अब तक लिखी है, लाखों बच्चों को कानूनी शिक्षा की ट्रेनिंग भी देते हैं, अवेयर भी करते हैं। तो मुझे पूछना ये है कि ये किस तरीके से, मतलब आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, इसकी शुरुआत एग्जैक्टली कहाँ हुई? सबसे पहले तो एक टीचर था। व्हेन आई वाज 10th के बाद में मैंने स्केटिंग में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। आई वाज एन इंटरनेशनल रोलर हॉकी प्लेयर। तो फिर मैं शुरुआत करते करते मेरे को बहुत से स्कूल से ऑफर्स आने लगे कि आप हमारे स्कूल में आके टीचिंग कीजिए ऐसा करके। एंड टीचिंग करने के वक्त मेरे को हस्ती पब्लिक स्कूल जो दुनाईचा में है, तो मैं वहाँ पे टीचिंग करने लगा और वहाँ के स्टूडेंट्स को स्केटिंग सिखाना, फिर रोलर हॉकी सिखाना, फिर रोल बॉल सिखाना। एक रोल बॉल ये स्केटिंग के ऊपर का गेम होता है, तो वो सारी चीज़ें उनको सिखाना। एंड आफ्टर दैट वहाँ से आने के बाद में धुले में भी, जहाँ से मैंने मेरे लाइफ का शुरुआत किया स्केटिंग का, तो वहाँ से मैं यहाँ पे भी स्केटिंग क्लासेस लेने लगा। एंड सिखाते सिखाते कब ये चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा समझा ही नहीं, और सभी को अवेयरनेस देना और सभी जगह पे जाके ये फील्ड के बारे में बताना, ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर यहाँ से मैंने आगे आगे बहुत से बिग हैंड्स मुझे मिलते गए और बहुत से लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए। फिर हर एक जगह पे, वो रूरल सेक्टर हो या फिर कोई बहुत कंपनीज हो या फिर लॉयर्स फॉर्म हो या फिर जजेस, पुलिस डिपार्टमेंट जो भी हो, तो फिर वहाँ से मुझे बड़ा आगे सपोर्ट मिला। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले, इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूँ। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से उन्होंने आपके पूरे सफर में उन्होंने साथ दिया है आपको। एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड लॉयर का है, यानी मेरे डैड सिंस 30-35 ईयर्स से लॉयर है एंड वो धुले कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। एंड उनका कोई फैमिली, लाइक डैड का जो डैड है मेरे दादाजी, तो वो कोई एडवोकेट नहीं थे, ही वाज अ साइकिल शॉप ओनर। एंड उन्होंने बहुत जो मेहनत से, जो मैं देखता हूँ एज उनका बड़ा लड़का होने के इससे, तो उन्होंने जो तरीके से उनकी एडवोकेसी की है कि तब के टाइम पे वो साइकिल पे जाना, कि पहले वो कलेक्शन का काम करते थे एंड उसके साइड बाय साइड जो दूध देना लोगों के इधर, फिर टैक्सी चलाना, रिक्शा चलाना। दादाजी करते थे? नहीं, ये मेरे पापा करते थे। यस। और फिर वकालत भी करते? यस। एंड ये करते करते उनको भी बहुत लोगों ने बोला कि तेरे से होगा नहीं ऐसा करके, बट डैड वाज लाइक कि नहीं, मैं करके बताऊंगा। एंड उन्होंने लॉयर बन गए फाइनली 1991 में, जब मैं बॉर्न हुआ था तभी वो एडवोकेसी उन्होंने शुरुआत की। ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, बिकॉज मेरे डैड, उन्होंने मुझे पहले से लेके तो अभी तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। माई पेरेंट्स, माई लाइफ पार्टनर, यानी सभी लोगों का मेरे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सपोर्ट एक फैमिली की तरफ से मिलता है और मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और स्पेशली माई डैड, बिकॉज ये कोर्स तुझे करना है तो कर ले, ये चीज़ के तुझे आगे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है तो चले जा। सिर्फ इतना पढ़ने उन्होंने भेजा नहीं, वो बात अलग है, मगर ये चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे बहुत, आई कांट एक्सप्लेन कि यहाँ पर दुनिया में प्रोग्रेस करने के लिए जैसा कुछ नहीं था। मैं कॉन्वेंट स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे रहना, यहाँ से शुरुआत करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, मगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोला कि कुछ नहीं, यहाँ से तुझे करता है।
एंड आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे यहाँ से शुरुआत करने बोला, ताकि मैं आज जहाँ पर हूँ वो उनके वजह से। सुनते सुनते मुझे बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब आपका फील्ड को ज़्यादा समझने में। तो मुझे पर ये जो कानूनी सिस्टम है, मुझे जब मैं खुद अपनी लाइफ को देखता हूँ और जब सोचता हूँ इसके बारे में, तो ये जैसे देखा ये सिस्टम चलता कैसे है कि मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत आसान सिस्टम होता है और कुछ लोगों की पूरी लाइफ इसमें चक्कर काटने में चली जाती है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये सिस्टम आसान है या बहुत कठिन है? आपने खुद ही आंसर दे दिया जो मुझे देना है, बिकॉज ये हर किसी का माइंड ऑफ व्यू है। देखने जाओगे तो किसी के लिए बहुत आसान है और देखने जाओगे तो किसी के लिए बहुत मुश्किल। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इस फील्ड को देखते हो। तो मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ ना कि बिकॉज आज भी कोई प्रॉब्लम होती है इंडिया में, तो कोई भी बोलता है कि आई सी यू इन कोर्ट, मी तुला कोर्टात बघून घेईन किंवा मी तुला पुलिस स्टेशन मध्ये बघून घेईन। यही हर किसी का एक व्यू होता है। तो सिस्टम देखने जाओगे तो कोर्ट का बहुत प्रॉपर है, और भले रही बात तारीख की, तो वो चीज़ को उतना ड्यूरेशन लगता है, क्योंकि जो जज होता है या फिर जो सुनवाई देने वाला होता है, जो ऑर्डर देने वाला होता है, तो वो इंस्टेंट ऑर्डर नहीं दे सकता है। यानी उसको वो केस का स्टडी करने के बाद, हर एक माइन्यूट चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद में वो जजमेंट दे सकता है। बिकॉज केसेस भी बहुत है, वो एक अकेला जस्टिस जो जज देने वाला वो क्या क्या करेगा, उनके ऊपर उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, या फिर उनका भी कुछ भी हो कि 2-4 हज़ार केसेस अ पर्सन कांट हैंडल। यानी एक जज के ऊपर 2000 तो भी मिनिमम केसेस होंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, कि 2000 केसेस में से वो क्या क्या स्टडी करेगा। बाहर तो गया हो, जैसे नोटरी करना है, कुछ करना है, पर अंदर का जो सिस्टम है, मतलब एक जज को देखना कैसे काम करते हैं वो कभी देखा नहीं है। जो भी देखा आप जैसे मुझे बताया कि फिल्मों में जैसे होता है वैसे ही अब तक का देखा है, क्योंकि मैं भी फिल्म ही थोड़ा बनता हूँ तो फिल्म ही देखता रहता हूँ। तो मुझे आपसे सुनना है कि आपने कोई ऐसी केस लड़ी जो आपको पूरे टाइम आपके जहन में रहती है। एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक जनवरी में मुझे 2021 में जैसे सरप्राइज जैसा मिला हो, बिकॉज 2016 से मैं केस के पीछे था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट केस इन माय लाइफ। तो मैंने खुद वो केस स्टडी करने लगा, क्वेश्चंस हो गए, सब हो गया, आर्गुमेंट वो केस के अंदर क्या करना है क्या नहीं, वो भी मैंने पूरी तरीके से करा। जैसे डैड दूसरे केसेस में आर्गुमेंट करते थे, तो फिर उनका देख देख के फिर वो चीज़ें मेरे अंदर आने लगी। जिस दिन कोर्ट के अंदर गया, मैडम ने जैसे मुझे बुलाया कि आप आइए, मतलब यस, खड़ा रहा, एंड कोर्ट ने जब बोला कि इनको बाइज्जत बरी किया गया है, दैट आई वाज सेटिस्फाइड कि हाँ इनको छोड़ दिया है, और मैंने जो भी किया प्रॉपर किया। वो क्लाइंट इतने खुश हो गए मेरे से कि सर आपने आपके पिताजी से भी ज़्यादा ये करते हैं। बोला नहीं, उन्होंने जो सिखाया वो मैंने किया है, मैंने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो अभी बाकी है करना, वो करूँगा मैं। मगर ये मेरी लाइफ की फर्स्ट केस, और बोलते हैं ना फर्स्ट और लास्ट आदमी कभी नहीं भूल पाता है, तो ये मेरा फर्स्ट है, वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब जिस चीज़ के लिए आपको जाना जाता है पूरे देश में, दुनिया में, कि साइबर लॉज और साइबर क्राइम्स, तो मैं उसमें जानना चाहता हूँ कि इसमें आपका इंटरेस्ट एकदम कैसे आया, तब क्यों लगा कि आपको ये एक ज़रूरी है जिसको आगे आना चाहिए, जिसको करना चाहिए? एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये जो मेरे कानों पे शब्द साइबर लॉ करना है, साइबर लॉ करना है, माय डैड वो बताते गए, और अचानक से इंटरेस्ट अपने आप अंदर आने लगा। इंटरेस्ट यानी सिर्फ वो कोर्स करने का था मेरा इंटरेस्ट, इतना आगे तक जाना मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे ही ये चीज़ के अंदर मैं गिरा, तो डैड ने पहली बात एक ही बोल दी कि तुझे जो करना है दूल्हे से रह के भी तू कर सकता है। थोड़े दिन उनसे नाराज था कि गुस्सा हो कि नहीं यार मुझे वहाँ पे जाके आप करने दीजिए, बट जब से मैंने यहाँ पे शुरुआत की तो एक खुद का माइंडसेट अपने आप बनते गया, और यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज शुरुआत की सबसे पहले 2016 में,
कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं रूरल सेक्टर्स के, जो मेरे शहर के हैं, धुले के हैं, तो वो ये फील्ड में आगे आ सकते हैं। जो डिप्लोमा इन साइबर लॉ है, इंटरनेशनल साइबर लॉ है, या फिर इससे कनेक्टिंग कोर्सेज वो कर सकते हैं। तो शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड जैसे जैसे लोगों को पता चलते गया कि ये फील्ड नया है, इसके क्राइम्स बढ़ने लगे, तब बैंकिंग फ्रॉड्स है, फेसबुक व्हाट्सएप के फ्रॉड्स बढ़ने लगे, तब अपने आप लोग मेरे पास उंगली बताने लगे कि ये है, वो आपको इसमें से निकाल सकता है। एंड द रीज़न कि ये फील्ड मुझे पसंद इसीलिए आने लगी कि ये अपकमिंग फील्ड है। यानी हम जैसे साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2021 में अभी हर 10 सेकंड के अंदर साइबर क्राइम्स बढ़ जाएंगे। यस, बहुत तेजी से इन्हें अभी भी बढ़ते हैं, इन्हें अभी भी पर मिनट भी अगर मेरे हिसाब से देखना चाहो तो लाखों लोग ये साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। आधे कंप्लेंट करते हैं, आधे पुलिस स्टेशन तक जाते हैं, आधे नहीं जाते, आधे इसीलिए चुप बैठते हैं कि नहीं यार लोग क्या बोलेंगे, एजुकेटेड है, फंस गया, तो इसीलिए लोग चुप बैठते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये साइबर लॉज है क्या और क्राइम्स है क्या एग्जैक्टली। इन्हें देखने जाओगे ना, साइबर लॉ और साइबर क्राइम ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। यानी साइबर क्राइम एक सब्जेक्ट है, अच्छा, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी होता है वैसे ही साइबर क्राइम ये सब्जेक्ट है। और साइबर लॉ ये साइबर क्राइम के अंदर होने वाली पनिशमेंट, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको हम साइबर लॉ बोला जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर पनिशमेंट दी जाती है जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्होंने बैंक फ्रॉड किया है, जिसने फेक प्रोफाइल बनाई होगी, या फिर किसी ने साइबर बुलिंग किया होगा, स्टॉकिंग किया होगा ऑनलाइन लैंग्वेज में, तो उनको आईटी एक्ट के हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है। तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ अभी कि कल को मेरे साथ कोई क्राइम्स होता है या ऑनलाइन फ्रॉड होता है, बैंकिंग हो या कोई भी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए? पहली बात तो इनकेस आपके साथ अगर बैंक फ्रॉड होता है, सबसे पहले आपने आपका इंचार्ज बैंक को फ़ोन करके आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हो वो डायरेक्टली बंद करा देना चाहिए। एंड जैसे ही आपको एसएमएस, सबसे पहली बात आपको बैंक फ्रॉड होने के बाद आपको एसएमएस अलर्ट, ईमेल अलर्ट, फ़ोन अलर्ट, ये सारी तीनों चीज़ें आनी चाहिए बैंक के तरफ से। इनकेस आपको ये तीनों चीज़ें नहीं आती हैं तो बैंक विल बी लायबल टू पे यू द फुल अमाउंट। मतलब मेरा जो भी अमाउंट जाएगा वो बैंक लायबल रहेगी, बिकॉज अभी रिसेंटली आरबीआई के गाइडलाइंस के प्रमाण उनको ये तीनों अलर्ट देने चाहिए टू अ कस्टमर। अगर वो फेल होते हैं ये तीनों अलर्ट्स देने के लिए तो बैंक लायबल होती है। सेकेंड थिंग, आपको डायरेक्टली आपके इंचार्ज साइबर सेल के अंदर जाके ये कंप्लेंट देनी पड़ती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। एंड साइड बाय साइड आपको आपका बैंक स्टेटमेंट, जो पैसे गए हैं वो कौन से अकाउंट में गए, या फिर आप आपके बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मुझे पीओएस सिस्टम का डिटेल दें। पीओएस का मतलब होता है पेमेंट ऑफ सेल, कि मेरे अकाउंट में से पैसा कहाँ गया है। तो वो डिटेल अगर आप की उसकी कॉपी इंचार्ज पुलिस स्टेशन में देते हो तो उनको भी इजी होता है कि वो ट्रैक करने के लिए कि ये कौन से अकाउंट में पैसे गए हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, जैसे cybercrime.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये पोर्टल के ऊपर जाके आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो, और ये सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर करना और वो सारी बातें वहाँ पे कंप्लेंट में डिस्क्राइब करना, और उसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिलती है, और उसके अपडेट्स भी आपको आपकी ईमेल, जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा उसके ऊपर भी वो मेल्स आते हैं। और ये चीज़ें आपको इन एट दैट मोमेंट करनी चाहिए, बिकॉज बैंक फ्रॉड के केसेस के अंदर आप जितना जल्दी वो केसेस फाइल करोगे, यानी जितना, तो उतना इंचार्ज पुलिस स्टेशन को या फिर इंचार्ज ऑफिसर को वो आपका पैसा जहाँ गया वो सीज भी करके आता है। मुझे अभी मतलब ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा क्राइम भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका अवेयर सोसाइटी में होना, पूरे देश में होना। पर फिर भी एक सवाल मन में आता है कि हमारा अगर सब लोग अगर मोबाइल में सिमट गए, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, पर ये सारे क्राइम्स है जो भी होता है, ये साइबर फ्रॉड्स है, उसको हैंडल करने में हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो कितना मतलब रेडी है?
देखने जाओगे तो सरकारी सिस्टम है या फिर जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स या फिर इंचार्ज पुलिस ऑफिसर्स अभी तक उतना रेडी नहीं है, बिकॉज अगर रेडी होता तो क्राइम रेशियो कम हो जाता। एंड अगर प्रॉपर सॉफ्टवेयर इन्वेस्टिगेशन मशीनरीज अगर अपने पास होते तो साइबर क्राइम कभी होता ही नहीं। बिकॉज जो बोलते हैं ना कि मैं अभी तक देखते आया हूँ कि जो हैकर्स है, जो साइबर क्रिमिनल्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो हमसे एक कदम आगे। वो कैसे? क्योंकि इस लॉकडाउन ने ही भले लोगों को सिखाया है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, जैसे बहुत आत्मनिर्भर का ये था, तो एवरीथिंग वो सीखे हैं। मगर ये भी चीजें सीखनी चाहिए कि हैकर्स वो हमसे एक कदम आगे इसीलिए है कि गवर्नमेंट ने अगर निकाला कि कोविड वैक्सीन अगर आ गई है या फिर आई नहीं है, प्रोग्रेस शुरू है, फिर भी ये हैकर्स ऐसे मैसेज भेजते थे कि आपको फ्री कोविड टेस्ट करके मिलेगा, वैक्सीन आ गई है, आपको रजिस्टर करने के लिए, यानी आने वाली थी वैक्सीन जो अभी आई है, वो पहले नवंबर एंडिंग से उनके मेल्स SMS आना शुरू हो गए थे कि वैक्सीन आने वाली है तो उसको रजिस्टर करने के लिए आप ये लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि वो हमसे एक कदम आगे, यानी वो भी आज जो अनएजुकेटेड या फिर एजुकेटेड लोग भी अगर आप बोलो तो उनको अगर ऐसा गवर्नमेंट के नाम से अगर मेल आता है, भले वो फिशिंग मेल होगा, यानी एक बोगस मेल, एक फेक मेल होगा, फिर भी लोग फंसते हैं, कह रहे नहीं मेरे को वैक्सीन लगा लूंगा, मैं पहले ही रजिस्टर करके रखता हूँ। और ये गवर्नमेंट के फेक वेबसाइट्स के नाम बनाते हैं। और रही बात कितनी रेडी में है, तो अगर अभी तक उतने रेडी नहीं है, बिकॉज उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। अभी धीरे धीरे मुंबई में भी बहुत से साइबर सेल्स आने वाले हैं अपकमिंग, जो अभी देखने जाओगे तो दिल्ली साइबर पुलिस, महाराष्ट्र साइबर सेल, ये भी बहुत अच्छी से काम करते हैं अभी भी, जो इन्हें लोगों को अवेयरनेस देना, रिसेंट जो फ्रॉड्स के बारे में उनको लोगों को अवेयरनेस देना। जैसे अभी रिसेंटली जो क्राइम जो सबसे ज्यादा हमने देखते आए हैं, इंस्टेंट लोन आपको मिलेगा फोन के अंदर, एक ऐप के थ्रू एक ऐप आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आप आपकी डिटेल्स उनको देते हो, आधार कार्ड, बैंक की डिटेल्स, तो देने के बाद वो आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स का ही करते हैं, यानी जैसे आप रजिस्टर करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स उनके पास चले जाते हैं, और कॉन्टैक्ट्स आने के बाद आपको जितना लोन चाहिए उतना लोन देते हैं, भले वो 10 लाख हो, 4 लाख हो या फिर 1000 रुपीज हो। लोन देने के बाद जैसे आपने साइन अप किया, आपको 2 सेकंड के अंदर 10,000 रुपए आ गए। आप क्या सोचोगे कि अरे यार इंस्टेंट लोन लगेज मिल गया, मगर आप ये भूल जाते हो कि उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कितना लेते हैं। पर डे 1 to 2,000 रुपीज आपसे लेंगे। अगर आप उनके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पैसा नहीं दे पाओगे तो वो आपको आपके फैमिली मेंबर्स को फोन करने लगते हैं, आपके मम्मी पापा बहन दोस्त, और नहीं देते हैं, नहीं फोन उठाते हो तो वो लोग उनको फोन करेंगे, उनको धमकी देंगे, उनको पुलिस लोगों की धमकी देंगे, कोर्ट की धमकी दी जाती है, हम पुलिस भेज देंगे, कंप्लेंट कर देंगे, ये कर देंगे, यानी इन शॉर्ट मेंटली हरासमेंट करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, जिससे आप बहुत लोगों ने सुसाइड की इस लॉकडाउन में इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर। ऐसे हुआ है? यस हुआ है। तो ये अवेयरनेस लेनी चाहिए, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए उनको उनका सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाना चाहिए, वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो या फिर और प्राइवेट एजेंसीज हो। इन सब में अभी अगर सब कुछ ऑनलाइन अगर हो गया है तो मुझे सवाल ये आता है कि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, जिसको आप बोलते हैं कि हाँ सोशल मीडिया पे ही सब कुछ होना चाहिए। अगर आप एक्टिव भी नहीं हो तो फिर ज़बरदस्ती एक्टिव होना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ, ये चल रहा है लाइफ में। तो उस पर मुझे पूछना ये है कि हमारी लाइफ को ये सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल करता है, और इसमें भी किस तरीके से डैमेज करता है? देखने जाओगे तो पहली बात तो मैं क्वेश्चन ही बहुत अच्छा पूछा है, बिकॉज सोशल मीडिया ये अपने को टैकल नहीं करता है, ये अपने दिमाग के साथ खेलता है। जो जैसे आपने बताया कि अगर मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं अगर कुछ चेक इन नहीं कर रहा हूँ या फिर कहाँ पर मैं लोकेशन ये नहीं कर रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं कि यार इसको यूज नहीं करता आता है, या अभी भी इलिटरेट है, या फिर लाइफ में है ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा है। और देखने जाओगे तो ये चीजें करनी चाहिए लाइफ में, वो किस तरीके से करनी चाहिए, बिकॉज हर चीज का एक टाइम टेबल होता है, खाने का टाइम टेबल होता है, होमवर्क का, या फिर
स्पोर्ट्स कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने का एक प्रॉपर टाइम होता है, उसी तरीके से आप फोन यूज करने का भी एक प्रॉपर टाइम बना सकते हो। और ये चीज बहुत ज्यादा डैमेज क्यों करती है, बिकॉज एक साइबर साइकोलॉजी हो गई है लोगों की। यानी जैसे कि बहुत से यूथ जो बच्चे हैं, मैंने अभी देखता हूँ उन लोगों को, जैसे पबजी जो अभी बैन हुआ, पबजी के लिए आज के यूथ बहुत पागल था। यानी गेम्स खेलने के बारे में वो दिनों दिन खाना भूल जाते थे, पढ़ाई करना भूल तो जाते ऐसा भी सुना था वो लोन लेते हैं, मतलब पापा से लोन लिया था किसी ने हाँ, फोन खरीदने के लिए कुछ। फोन खरीदने के लिए लोन लेते, पापा ने फोन खरीद के नहीं दिया इसीलिए सुसाइड कर लिया। पबजी खेलने के लिए फोन चाहिए था, पेरेंट्स लेकर नहीं देते। मगर ये जो देखने जाओगे ना, एक साइकोलॉजी बन जाती है आजकल के यूथ जनरेशन की, कि फोन लेकर दिया नहीं तो ये कर दिया। और आज का जमाना ऐसा है कि फोन माँ बाप को मजबूरी में लेकर देना पड़ता है, बिकॉज टीचर्स स्कूल के ही बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस है तो अभी हमको बच्चों को फोन लेकर देना पड़ेगा। तो इसीलिए टीचर्स की मगर पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ गई है कि उनको फोन के अंदर क्या करते हैं, क्या वेबसाइट सर्च करते हैं, ये भी पेरेंट्स लोगों ने ध्यान देना चाहिए। बिकॉज मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि बहुत कम उम्र के बच्चे यानी फोन के ऊपर एक गंदे वेबसाइट्स या फिर गंदे नाम वो सर्च करते हैं वॉइस सर्च में जाके, और वो उनको वेबसाइट्स देखने मिलती हैं। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स लोगों को या फिर हर टीचर्स को एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि वो बच्चों के ऊपर वॉच ना रखे, बट उनको एक दोस्त जैसे हैंडल करें। तो वो क्या सर्च करते हैं, उसके हिस्ट्री में क्या है, उसने कौन से ब्राउजर में क्या सर्च किया, वो आपको देखने मिलेगा। वो ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम में फंस गया है तो आप उसमें से उसको निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें एक टीचर ने, पेरेंट्स ने आके करनी चाहिए। और रही बात सोशल मीडिया हैंडल करने की, तो मेरा एक ऐसा ओपिनियन रहेगा कि जितना आपको अगर वक्त मिलता है ना, वो टोटली सोशल मीडिया पे मत एक्टिवेट रहिए। रहना चाहिए मगर इतना भी नहीं। लॉगआउट का ऑप्शन होता है, आपको जब लगा तब वो टाइम के लिए 1 दिन 2 दिन बाद अगर आप सर्च कर सकते हो, तब तक के लिए आपको डर है कि कोई मेरा प्रोफाइल हैक ना कर ले, कोई गंदा मेरे वॉल के ऊपर पोस्ट ना अपलोड कर दे, तो आप आपके प्राइवेसी सेटिंग्स अपडेट कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अननोन सर्च नहीं कर पाएगा, अननोन की रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट कीजिए। यानी बेसिक फॉर्मेलिटीज, यानी बेसिक जो चीज़ें हैं एक प्रोफाइल के अंदर होनी चाहिए। तो वो चीज़ें अगर आप एक प्रॉपर पर्सन अगर जो करता है तो आप सेफ रहोगे ऑनलाइन मीडिया के ऊपर। पूरा ये ट्रेंड जो आया है मोबाइल का, कि उसमें चीज़ ये हो गई कि फैमिली में किस तरीके से चेंजेस आ गए। फैमिली के अंदर अगर देखने जाओगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए, बिकॉज आज की जो डिजिटल मम्मी है वो डिजिटल मम्मी इस तरीके की है कि बच्चा अगर रो रहा है तो उसको ये फोन दे दोगे हाथ में, इसीलिए आप डिजिटल बोल रहे हो। यस, मैं इसीलिए डिजिटल मम्मी क्यों बोलते हूँ, बिकॉज मेरी मम्मी जो थी, यानी आपकी भी जो मम्मी थी, वो डिजिटल नहीं थी। वो अपने को लेके ही यानी कंधों पे लेकर, हाथों में लेकर या गोद में लेकर खाना बनाती थी। मगर आज की मम्मी बच्चों को गोद में नहीं लेती है, फोन हाथ में दे देती है और बोलती है कि तू इधर ही रोना बंद कर दे, यूट्यूब देख ले, गाने गेम जो भी होगा तुझे करना है वो कर ले। कार्टून है या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, यानी ये सीरियल्स तू देखते बैठ के तुझे बोर नहीं होगा, और वो खाना बनाने लगेगी या फिर फोन पे मम्मी का वीडियो कॉल या फिर दोस्तों के साथ जो भी डिस्कशन होगा वो शुरू हो जाता है। तो इससे पेरेंट्स और बच्चों के अंदर गैप बहुत ज्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। इन्हें बच्चे शेयर नहीं कर पाते, दिन भर छोटे बच्चों को आप मोबाइल से दूर रखें। उनको जो मेरे पेरेंट्स मुझे सिखाते थे कि स्पोर्ट्स खेल, कबड्डी, खो खो, स्विमिंग है, स्केटिंग है या फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये गेम्स आज के बच्चे नहीं खेलते। तो वो आज के बच्चों को वो भी नहीं पता कि कौन सा ये सही गेम होता है। उनको सिर्फ एक पता है कि मोबाइल के अंदर जो गेम होते हैं वही गेम होते हैं। तो वो गेम उन्होंने खेलना चाहिए ताकि उनका बॉडी, माइंड, मेंटली जो उनकी साइबर साइकोलॉजी होगी या फिर माइंड सेट होगा वो दूर होगा। और ये गेम्स खेलने के बाद मुझे नहीं लगता कि मोबाइल को वो ज़्यादा वक्त दे पाएंगे। आपका ऐसे कुछ सपना है क्या, कुछ एम्बिशन है जो आपको अभी भी पूरा करना बाकी है सर? एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी, एक साइबर लैब मुझे ओपन करना है, वो भी मेरे धुले डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि यहाँ से मैं आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी के लोगों को मैं इधर बुला सकूँ, यहाँ के लोगों को जॉब वैकेंसीज मैं दिला सकूँ, उनको जॉब दे सकूँ, और वो इंडिया के अंदर या फिर एटलीस्ट मेरे महाराष्ट्र के अंदर वो सबसे बड़ा लैब हो
जिसका फायदा हर किसी कॉमन मैन को मिले, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट को मिले, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ऐसा मेरा और मेरे फैमिली का सपना है। ताकि हम ये फील्ड के अंदर जो भी एक रूरल एरिया का एक फार्मर हो या फिर एक लेबर पर्सन हो या फिर कोई भी कॉमन मैन हो जिसका फ़ोन चोरी हो जाता है और वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता है, क्योंकि वो ट्रैक होना वहाँ से शुरुआत होती है, तो ये चीज़ें भी ना हो पाए, तो ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं ये कर पाता हूँ तो मैं बहुत खुश नसीब होगा कि ये मैंने मेरे डैड का सपना पूरा किया, बिकॉज ये उनका सपना है कि तू ये कर, और उनका सपना मुझे ये पूरा करना है। मेरा सपना है कि वो उनको खुश देखना, और वो चीज़ मैं कर पाऊँगा। मेरी ब्लेसिंग्स है कि हमारी पूरे टीम की तरफ से आपका ये सपना ऑफकोर्स पूरा होगा। पर मुझे आखिर में और एक सवाल पूछना है, जिसमें मुझे पूछना है कि ये सब काम करने के लिए आपकी कोई फिलोसॉफी है क्या लाइफ की, जिसको आप फॉलो करते हैं? फिलोसॉफी मेरे लाइफ की एक ही है कि हिम्मत कभी लाइफ में नहीं हारना चाहिए। आपको डीमोटिवेट बहुत वक्त लगेगा कि यार एज मेरा बढ़ गया है, कि मैं 30-35 का हो गया, अभी तक कुछ कर नहीं पाया वो लाइफ में, मगर आप किसी को हैंडीकैप को देखिए जिसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो आज ओलंपिक में खेल रहा है या फिर देश के लिए आगे स्पोर्ट्स में आगे जा रहा है, तो अपन उसके कंपैरेटिव में कहाँ नहीं लगता हो। तो इसीलिए बी मोटिवेट एवरी टाइम, जिससे और हिम्मत नहीं आ रही अगर इंसान ने, तो बहुत कुछ कर सकता है। ये मेरी थिंकिंग है। आपने हमको इतना समय दिया और इतनी सारी बहुत अच्छी बातें हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, जो लोग ये शो देख रहे हैं, उनको ये बताइए, आप बताइए कि ये चैनल को लाइक कीजिए और जो भी वीडियो बनता है उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात तो मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा ये लाइक करने के लिए, बिकॉज वो अपने आप लाइक करेंगे। और आप नहीं बोलते फिर भी मैं सभी को एक ही बताता कि आप ज़रूर प्राइड ऑफ खानदेश, इस जो अपकमिंग स्टार्टअप है, न्यू टीम है, इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पक्का शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये यूथ को मोटिवेट करने वाली टीम है। और ऐसा कॉन्फिडेंस प्लस ये जो छुपा हुआ टैलेंट है और दूल्हे में, तो वो इनको भी देखकर मिलेगा कि और कहाँ का जो टैलेंट छुपा है, तो इनके चैनल के थ्रू वो टैलेंट भी ऊपर आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।